Hello everyone, good afternoon. Welcome to Textbook Banking YouTube channel. स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में. सो वी आर बैक विद अनदर इंग्लिश सेशन, प्री लेवल इंग्लिश सेशन फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स लाइक IBPS PO, SBI PO, IBPS क्लर्क एंड इवन RRBs का जो मेंस का सेक्शन होता है उसमें भी इंग्लिश का एक सेक्शन होता है. एंड ये जो सेशन है वो सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा. दोज हु आर न्यू हियर, पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ चैनल पर, आप सभी का स्वागत है. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसके अलावा आप सभी लोगों को टाइमिंग्स नोट डाउन करने हैं. एवरी मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 12 बजे इसी टाइम पर ये हमारा इंग्लिश का प्री का सेशन होता है और उसके बाद मेंस का सेशन होता है दोपहर को 2 बजे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन. तो आज दोपहर को 2 बजे भी हमारा मेंस का सेशन होने वाला है, तो उसे भी अटेंड करिएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द सेशन. नाउ क्वेश्चंस पे जाने से पहले जस्ट ए क्विक रिमाइंडर टू ऑल द न्यू गाइज हियर. ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जैसे आप देख पा रहे हैं, @kaustubsir_टेक्स्टबुक. QR कोड से भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी. यहाँ पर आपको सारे PDFs मिलेंगे और YouTube क्लासेस के लिंक्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे. इसके अलावा हमारे जो पेड बैचेस हैं वो शुरू हो चुके हैं. IBPS क्लर्क के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, तो IBPS क्लर्क का ये बूस्टर बैच हमारा 8 जुलाई से शुरू हो चुका है. तो ज़्यादा टाइम अभी तक नहीं गया है, तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं. इसकी भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए कूपन कोड का इस्तेमाल करें, KAUSTUBH, कौस्तुभ, ये मेरा कूपन कोड है, इसे आप यूज करके ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला सवाल देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स. इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से सब लोग. यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोज हु हैव जॉइंड राइट नाउ. एक बार जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग. सो बेसिकली यहां पर क्या करना है, वर्ड्स को इंटरचेंज करके एक सही सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस हमें तैयार करना है. तो कौन से दो वर्ड्स इंटरचेंज हो जाएंगे ये आपको बताना है. सो बाय डिक्लेयरिंग प्रेसिडेंट विन मिंट स्टेट काउंसिलर आंग सांग सू की एंड द रेस्ट ऑफ द रूलिंग नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीडरशिप. डिक्लेयर नहीं करते लोगों को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि ये सारे लोगों के नाम है ना. So by arresting these people, President Win Myint, State Councillor, and the rest of the ruling National League for Democracy Leadership, and dash military rule. मिलिट्री रूल को अरेस्ट नहीं करते, मिलिट्री रूल को डिक्लेयर किया जाता है. तो डिक्लेयरिंग मिलिट्री रूल यहां पर आएगा. मतलब ए और बी इंटरचेंज होते हुए नजर आ रहे हैं. ए के जगह बी आएगा, बी के जगह ए आएगा. बाकी सी, डी और ई अपने अपने जगह सही है. स्टेट ऑफ इमरजेंसी करेक्ट है, नॉट पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट अपोजिशन करेक्ट है, और कंडेमनेशन ऑफ द मूव ये भी करेक्ट है ना. सो द राइट आंसर हियर हैज टू बी ऑप्शन नंबर 1. ए एंड बी जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल सही जवाब है. वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया. ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन. सारे सवाल अभी ऐसे ही पैटर्न में होंगे, वर्ड इंटरचेंज या वर्ड स्वैपिंग जिसे हम कहते हैं. ट्राई कीजिए. सेकंड क्वेश्चन. कंफर्टेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल डैश. नाउ देखिए, कंफर्टेबल एडजेक्टिव है जैसे सेफ एडजेक्टिव है, और आगे अफोर्डेबल भी एडजेक्टिव लिखा है, लेकिन अफोर्डेबल के बाद हमें यहां पर नाउन चाहिए क्योंकि ये तीनों एडजेक्टिव्स इसी नाउन के लिए यूज किए गए हैं, और आगे हैज भी आ गया, वर्ब भी आ गया. देखें, तो मल्टीप्लायर नहीं चल सकता. यहां पर आप कम्यूटिंग लिख सकते हैं. नाउ कम्यूटिंग में आईएनजी तो आया है, लेकिन आईएनजी के बावजूद भी ये नाउन की तरह काम कर सकता है, जेरंड की तरह काम कर सकता है.
एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करने की जो प्रोसेस होती है उसे कम्यूटिंग कहते हैं। तो कैसा कम्यूट चाहिए? कंफर्टेबल चाहिए, सेफ चाहिए और अफोर्डेबल चाहिए। हैज वेल रिकग्नाइज्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट्स। कैसे इफेक्ट्स हैं? मल्टीप्लायर इफेक्ट्स हैं। तो बी और सी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, है ना। बाकी सारे जेके हैज हैड द परवर्स इफेक्ट, परवर्स इफेक्ट यानी कि उल्टा असर पड़ गया है, ऑफ ड्राइविंग पीपल अवे टू द सेफ्टी ऑफ पर्सनल कार। सेफ्टी यहां पर चलेगा, कंफर्टेबल अपने जगह पर सही है ना। तो बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स। दोज हु आर ज्वाइनिंग द सेशन, लाइक और शेयर करते चलिए सब लोग। द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ डैश एफर्ट। नाउ देखिए, आर्टिकल ए है तो अनप्रेसिडेंटेड तो नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर आपको अनप्रेसिडेंटेड लगाना है तो आर्टिकल एन आना चाहिए, है ना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। तो कैसा एफर्ट? एंस्यूइंग एफर्ट नहीं चलेगा। ट्रैक एफर्ट सुन के अजीब लग रहा है। ब्रेव एफर्ट हो सकता है। द फाइनेंस मिनिस्टर मेड अ ब्रेव एफर्ट मे बी अ पोटेंशियली करेक्ट आंसर। टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स लर्न करेक्ट है, फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। अनप्रेसिडेंटेड यहां पर आएगा। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स जो पहले कभी ना देखी गई है, न भूतो न भविष्यति, है ना। सो यहां पर ए और सी इंटरचेंज हो रहे हैं। ए एंड सी आर द वर्ड्स दैट आर गेटिंग इंटरचेंज्ड एंड दैट बिकम्स योर करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल था ये वाला। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। द मच डिस्कस्ड एंड कनेक्टेड ईवीएम नहीं, द मच डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। मतलब जिसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ है और जिसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हुई है, ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम ईवीएम के नाम से जानते हैं। हैज सर्वाइव्ड इंटेंस स्क्रूटिनी को सर्वाइव किया है ओवर इट्स यूज, लार्जली बिकॉज ऑफ वन स्ट्रॉन्ग रीजन, द फैक्ट दैट दिस स्टैंड अलोन सिंगल चिप डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी नेटवर्क। तो यहां पर कनेक्टेड जो है वो आ जाएगा वर्ड आपका। तो ए और ई इंटरचेंज हो रहे हैं, ए के जगह ई के जगह ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 हियर विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन जो है, इसमें कोई दो वर्ड्स नहीं इंटरचेंज करने हैं, पांचों के पांचों वर्ड्स की पोजीशन इंटरचेंज करके सही सीक्वेंस हमें बताना है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, बताइए। यस, तो इसका करेक्ट आंसर जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, है ना। रूरल डिमांड्स मतलब गांव के जो डिमांड्स हैं वो, और गांव के डिमांड का क्या है? परसिस्टेंट डैश। रूरल डिमांड्स परसिस्टेंट रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है कभी ना गिव अप करने का एटीट्यूड, नेवर से डाई एटीट्यूड। तो गांव के डिमांड का ये परसिस्टेंट रेजिलियंस है, इज व्हाट द एमपीसी सीज। जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो क्या देखती है इसको? सीज अंडरगर्डिंग द डिमांड। अंडरगर्डिंग, है ना, अंडरगर्डिंग यहां पर आएगा। अंडरगर्ड करने का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार से किसी दूसरी चीज के ऊपर असर डालना। किसके ऊपर? अंडरगर्डिंग द डिमांड डैश। द डिमांड क्या आएगा? डिमांड रिकवरी। डिमांड की रिकवरी हो रही है, रिकवरी अपनी जगह पर सही है। एडेड इन इट्स व्यू बाय
गुड प्रोस्पेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए आने वाले जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, मतलब आने वाले जो भविष्य है, जो फ्यूचर है, वो अच्छा है ना। गुड फ्यूचर फॉर एग्रीकल्चर, प्रोस्पेक्ट्स को आप यहाँ पर फ्यूचर की तरह देख सकते हैं। सो ई सी बी डी एंड ए, ये आपके वर्ड्स का सीक्वेंस बनेगा, तब जाके आपका ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा, ग्रामेटिकली एक्यूरेट बनेगा, है ना। तो ये पहले 5 क्वेश्चंस थे, ग्रामर बेस्ड, सॉरी वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस थे। एंड 5 में से 4 तो ऑलमोस्ट सबके करेक्ट हो जाएंगे। ये पांचवा जो है थोड़ा सा ट्रिकी था, बट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव आल्सो गॉट 5 आउट ऑफ 5 करेक्टली। जिनके 5 में से 5 अच्छे से बने हैं, बहुत बढ़िया, वेल डन। ओके, चलिए अभी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। अगला सवाल हमारा फिलर्स। ये वाले भी इजी है, प्री लेवल के हैं सारे आज के क्वेश्चंस। The new stadium is dash in size and can hold nearly 100,000 people. ये नया जो स्टेडियम है वो साइज में कैसा है? साइज में छोटा होगा या बड़ा होगा पता नहीं। आगे लिखा है 100,000 पीपल, यानी कि 1 लाख लोगों को अपने अंदर वो होल्ड कर सकता है, यानी कि 1 लाख लोग एक टाइम पर उस स्टेडियम में बैठ सकते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा स्टेडियम होगा। तो साइज में कैसा है? ह्यूज है, बहुत ही बड़ा है, जाइगेंटिक है। और ह्यूज जाइगेंटिक के लिए दूसरा वर्ड होता है कोलोसल। कोलोसल, ड्रेडफुल नहीं, ड्रेडफुल का मतलब जिससे डर पैदा होता है। लिमिटेड स्टेडियम नहीं है। मिनिस्क्यूल का मतलब होता है छोटा सा, स्मॉल इन साइज। एंड स्प्लेंडेड इज समथिंग विच इज गुड टू लुक एट, दिखने में खूबसूरत। छोटा स्टेडियम भी अगर दिखने में खूबसूरत है तो उसको स्प्लेंडेड बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बड़ी चीज ही स्प्लेंडेड होती है, छोटी सी चीज भी खूबसूरत हो सकती है दिखने में। इसीलिए स्प्लेंडेड नहीं चलेगा, कोलोसल चलेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। Body dash is a form of communication without using dash. Now preceding succeeding word method का इस्तेमाल यहां पर आप कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज, ये कॉन्सेप्ट सुना है? देह बोली जिसको हम कहते हैं। किसी का बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होता है, किसी का बॉडी लैंग्वेज बड़ा डिफिडेंट होता है, शाय सा होता है ना। बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीजें पता चलती है कि कोई पर्सन कॉन्फिडेंट है या डिफिडेंट है। बॉडी स्पीच नहीं होता, बॉडी डायलेक्ट नहीं होता, बॉडी वर्बल नहीं होता, बॉडी वोकेबलरी नहीं होती। तो बॉडी के साथ जुड़ता हुआ एक ही ऑप्शन हमें मिलता है, वो है बॉडी लैंग्वेज। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग वर्ड्स। शब्दों के इस्तेमाल किए बगैर कम्युनिकेट करना किसी से, उसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, है ना। डायलेक्ट इज बेसिकली किसी भाषा का लोकल जो वर्जन होता है उसको लोकल डायलेक्ट कहते हैं, है ना। जैसे मराठी फॉर एग्जाम्पल, इसके कई सारे डायलेक्ट्स हैं। विदर्भ में बोली जाने वाली मराठी थोड़ी सी अलग है, मराठवाड़ा में बोली जाने वाली मराठी थोड़ी सी अलग है, खानदेश में बिल्कुल अलग से शब्द का इस्तेमाल करते हैं, टोन चेंज हो जाता है, एक्सेंट चेंज हो जाता है ना। वेस्टर्न महाराष्ट्र में पुणे, सांगली, सोलापुर, सातारा में अलग थोड़ी सी मराठी होती है, कोंकण रीजन में अलग सी मराठी बोली जाती है। तो एक ही भाषा है लेकिन उसके अलग अलग बोलने के तरीके हैं, अलग अलग शब्द आ जाते हैं, है ना, एक्सेंट चेंज हो जाता है। तो ये सारे मराठी के डायलेक्ट्स बन जाते हैं ना, डायलेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज मराठी। ऐसे कई सारे लैंग्वेजेस के होते हैं, उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। ठीक है, बाकी सारे वर्ड्स तो पता ही है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेनी ऑफ द डाइजेस्टिव मैलेडीज, मैलेडीज का मतलब होता है इलनेसेस। देखिए दो अलग वर्ड्स होते हैं। मेलोडी एक होता है, इट मीन्स साउंड से रिलेटेड है या फिर म्यूजिक से रिलेटेड है, कि जो सुनने में अच्छा लगता है, कान को मधुर लगता है, उसको हम कहते हैं मेलोडी। एंड MALADY, मैलेडी करके एक होता है जिसका मतलब होता है बीमारी, इलनेस, जब आप बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, और मेडली करके भी एक होता है, MEDLEY, मेडली। मेडली का मतलब होता है
एक सीक्वेंस और सीरीज ऑफ सॉन्ग्स वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा गाना, दूसरे के बाद तीसरा गाना कंटिन्यूअसली चलते रहता है, उसको हम कहते हैं मेडली। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग शब्द हैं जिनके तीन अलग अलग मीनिंग्स हैं, सो यू हैव टू कीप देम इन माइंड। एनीवे, डाइजेस्टिव मैलेडीज यानी कि हमारे डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, है ना, इंडाइजेशन हो गया, डायरिया हो गया, वॉट एवर, हाँ, एफेक्टिंग चिल्ड्रन, खासतौर से बच्चों को अफेक्ट करने वाले, फॉर्मरली रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक और इनकॉम्प्रिहेंसिबल, आर क्योर्ड और प्रिवेंटेड बाय डैश रूल्स। तो उन बीमारियों को या तो क्योर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, या फिर प्रिवेंट किया जा सकता है, होने से रोका जा सकता है। क्या करके? डाइटरी रूल्स फॉलो करके। डाइटरी रूल्स यानी कि खाने पीने के रूल्स, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये खाओगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधर जाएगा, वो खाओगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा, वैसे। पेशेंस रूल नहीं, डोसिलिटी रूल नहीं, ड्रूइड रूल नहीं, रिबेलियन रूल नहीं, बाकी सारे रूल्स यहाँ पर गलत है। कॉन्टेक्चुअली देखिए आप, खाने की बात हो रही है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली डाइजेस्टिव होगा। नेक्स्ट, the woman's dash was her floral perfume that captivated the man's senses। ये जो मैन है, इसके सेंसेस को कैप्टिवेट करने वाला क्या था? फ्लोरल परफ्यूम था। फ्लोरल यानी कि फूलों से बना हुआ, फ्लावर से बना हुआ परफ्यूम था उस वुमन का, और ये परफ्यूम उस आदमी के सेंसेस को कैप्टिवेट कर रहा था। तो उस औरत का एल्योर होगा। एल्योर का मतलब होता है अट्रैक्टिव पॉइंट या अट्रैक्टिंग पॉइंट। अट्रैक्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं या अट्रैक्शन बोल सकते हैं, है ना, नाउन की तरह यूज कर सकते हैं। डिस्यूएड का मतलब है किसी को दूर ढकेलना अपने से। डिस्यूएड करना, परसुएड का एंटोनिम होता है कि ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत खाओ, ये मत देखो, है ना, उसको कहते हैं डिस्यूएड करना, डोंट डू दिस। रिपल्स का मतलब है अगेन अपने तरह, अपने से दूर भेजना किसी को। बोर्डम का मतलब कोई चीज जब बार बार रिपीट होती है, वही चीज रिपीट होते रहती है, उसको हम कहते हैं बोर हो गया, उससे बोर्डम आ जाता है। एंड प्रिवेंट मीन्स किसी चीज को होने से रोकना, है ना, प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। सो द राइट आंसर हियर बिकम्स एल्योर। एल्योर के साथ जो लोग गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अगला सवाल। The teacher gave his usual dash about the importance of completing all assignments, but the students just yawned. असाइनमेंट्स को कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में टीचर ने अपना यूजुअल क्या दिया? यूजुअल लेक्चर देते हैं टीचर, लोगों की आदत होती है बार बार बच्चों को लेक्चर देते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, है ना। मैं भी आपको कितने दिनों से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, है ना। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स जस्ट यॉन्ड। यॉन यानी कि पता है सभी को, यॉनिंग करना, है ना। तो बच्चे जो है टीचर की बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, यॉन कर रहे हैं, उनको नींद आ रही है ना, तो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो टीचर का क्या है? ये टीचर का है स्पियल। स्पियल का मतलब होता है एक लंबा सा इलेबोरेट भाषण, एन इलेबोरेट और ग्लिब स्पीच और स्टोरी। एक ऐसा भाषण या एक ऐसी कहानी जो बहुत ज्यादा लंबी खींची जाती है, चलते रहती है, चलते रहती है, और ग्लिब यानी कि एक प्रकार से बोरिंग हो जाती है पॉइंट के बाद, है ना। बैंटर का मतलब होता है एक प्लेफुल फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क्स। प्लेफुल तरीके से हंसी मजाक में किया जाने वाला झगड़ा, उसको हम कहते हैं बैंटर। थियरी तो पता ही है आपको। स्पिल ये क्रिया होती है, यानी कि कोई चीज नीचे गिराना, जैसे पानी गिर गया नीचे, स्पिल कर दिया। एंड आर्ग्यूमेंट थोड़ा सीरियस होता है, बैंटर का सीरियस वर्जन हो जाता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट में फिर थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है लोगों को, है ना। बैंटर में हंसी मजाक में चलते रहता है, ठीक है। यस, तो स्पियल अच्छा वर्ड है, गुड वर्ड, वर्ड ऑफ द डे की तरह आप इसको ले सकते हैं। अगला सवाल पैराजंबल का सवाल है, बहुत ही सिंपल सा प्री लेवल का पैराजंबल है, और ये हमारे
1983 में जो इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था उसकी कहानी है, उसके बारे में पैराजंबल है। तो आपके पास 2 मिनट है, फटाफट से पढ़ लीजिए पूरे पैराग्राफ को एंड बताइए इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। व्हाट डू यू थिंक इज द राइट सीक्वेंस हियर? Yes. Those who are new here, joining for the first time, सेशन को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल ऑफ यू। टाइमिंग्स भी मैं बता चुका हूँ पहले, मंडे टू फ्राइडे दोपहर को 12 बजे हमारा ये सेशन होता है और 2 बजे हमारा मेंस का सेशन भी होगा, उसमें भी जुड़िएगा सब लोग। ओके, ऑल राइट। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? कहानी की शुरुआत सी से होगी ना। The 1983 Cricket World Cup was the third edition of the Cricket World Cup tournament. 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ये तीसरा एडिशन था क्रिकेट वर्ल्ड कप इस टूर्नामेंट का। इसके पहले 2 एडिशंस हुए थे, 1975 में पहला हुआ था, 1979 में दूसरा हुआ था। ये दोनों एडिशंस वेस्ट इंडीज ने जीते थे, तब की वेस्ट इंडीज की टीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हुआ करती थी, है ना। और 83 का जो वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज ही फाइनल मैच हुई थी और उसमें इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। सही है, तो शुरुआत सी से करेंगे। सी के बाद सेकंड पोजीशन पर आएगा ई। इट वाज हेल्ड फ्रॉम 9th ऑफ जून टू 25th ऑफ जून 1983 इन इंग्लैंड एंड वेल्स। इंग्लैंड और वेल्स में 9 जून से लेके 25 जून तक ये जो है वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया गया था। 16 दिन तक ये वर्ल्ड कप चला था। सही है, सेकंड पोजीशन पर ई आएगा। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, राइट? बिल्कुल ना। उसके बाद हम जाते हैं बी में कि कितने कंट्रीज ने भाग लिया था। 8 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। 8 देशों ने इस इवेंट में भाग लिया था ना। कुछ लोग सी के बाद सीधा बी लगाएंगे, लेकिन सी के बाद बी लगाने से पहले ई आएगा, क्योंकि वर्ल्ड कप का एग्जैक्ट डेट मेंशन हमें किया गया है कि किस डेट से लेके किस डेट तक ये हुआ था, है ना। तो वो पहले आएगा, सीक्वेंस में पहले आएगा, क्योंकि ईयर को हम फॉलो कर रहे हैं, 1983 को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कितने कंट्रीज आए थे और उसके बाद लिखेंगे हम लोग डी इन द 1983 वर्ल्ड कप। और द 1983 वर्ल्ड कप वाज फुल ऑफ ड्रामेटिक क्रिकेट ऑल थ्रू द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट भर में ड्रामेटिक क्रिकेट जो है वो देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीम्स लाइक इंडिया एंड जिम्बाब्वे हु वर नॉट प्लेइंग वेल ड्यूरिंग दोज टाइम्स स्कोर्ड विक्ट्रीज ओवर द वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली। यानी कि इंडिया और जिम्बाब्वे जो वीक टीम्स मानी जाती थी उस जमाने में, उन्होंने बड़ी बड़ी दिग्गज टीमों के खिलाफ, जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया जीत गई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे जीत गई, है ना। तो बहुत ही क्या बोल सकते हैं, ड्रामेटिक रिजल्ट्स देखने को मिले। रादर इंडिया और जिम्बाब्वे का जो मैच हुआ था उस वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत ही खूबसूरत मैच था, जिसमें कपिल देव ने 175 रन्स किए थे और मैच जिता दिया था इंडिया को। बहुत ही खूबसूरत मैच हुआ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस इन वनडे इंटरनेशनल्स। सो ये लास्ट में आ जाएगा एंड देन सी ई बी डी ए, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने आंसर ये दिया है सी ई बी डी ए, बिल्कुल सही जवाब है, एब्सोल्युटली राइट आंसर। यस, ओके। नाउ हमारे 15 क्वेश्चंस तो हो चुके हैं, 5 वर्ड स्वॉपिंग के, 5 फिलर्स के, और अभी ये 5 स्पॉट दी एरर के, जिसके ऊपर 5 क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते हैं। 15 में से अभी तक क्या स्कोर चल रहा है नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। 15 में से 15, 15 में से 14, 15 में से 13, जो भी आपका स्कोर है। अभी आखिरी 2 क्वेश्चन बाकी है।
5 क्वेश्चन हमारे एरर स्पॉटिंग ग्रामर बेस्ड वो भी करेंगे, उसके बाद 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट करेंगे, तो टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे। और बचे हुए 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ जाते हैं, वो हम लोग अलग से सेशंस हम करने वाले हैं उसके। चलिए, तो अगला सवाल हमारा है स्पॉट द एरर का। टिपिकल प्री लेवल के स्पॉट द एरर्स हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी आसानी से बना दीजिए सब लोग, ट्राई करो। पहला सवाल, यू आर इनवाइट, सुन के भी अजीब लगता है ना, यू आर इनवाइट नहीं, यू आर इनवाइटेड, ईडी लगा के V3 फॉर्म आ जाएगा, पैसिव वॉइस बन जाएगा। यू आर इनवाइटेड टू बिल्ड अ बेटर कम्युनिटी बाय प्लांटिंग अ सीड ऑफ पीस विद इन एंड अ ट्री आउटसाइड। मतलब शांति का एक बीज अपने अंदर बोना है और पेड़ का बीज बाहर बोना है असली जमीन में। तो ये दो चीजें करके एक बेटर कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। सो एनीवे, एरर हमें मिलता है इनवाइट के जगह इनवाइटेड होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आप मार्क करेंगे, यानी कि सी आंसर है ना। टेंस का स्ट्रक्चर गलत लिखा हुआ है, वॉइस का इशू है, एक्टिव पैसिव कन्वर्जन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये भी बहुत आसान है। आई हैड बीन वर्कड ऑन माई एसेज द नाइट बिफोर एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। एक रात पहले मैं अपने एसेज के ऊपर काम कर रहा था। हैड बीन वर्कड नहीं, हैड बीन वर्किंग। आई हैड बीन वर्किंग ऑन माई एसेज। बहुत ही सिंपल से एरर्स हैं यहाँ पर, बहुत इजी आंसर्स हैं, एवरीवन शुड गेट देम करेक्टली। ठीक है, सो दिस बिकम्स द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब। ऑल राइट, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। द पेन हु कॉस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड अलाउज यू टू राइट इन स्पेस। ये जो पेन है जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि तुम अफोर्ड भी नहीं कर पाओगे, तुम इसको खरीद भी नहीं सकोगे, एंड इस पेन की मदद से लोग जो है वो स्पेस में लिख सकते हैं, है ना, जीरो ग्रेविटी में लिखा जा सकता है। तो यहां पर हु नहीं चलेगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन गलत लिखा हुआ है। पेन जो है ये एक नॉन लिविंग थिंग है, और नॉन लिविंग थिंग के साथ हु नहीं लगाते। यहां पर कॉमा है तो आगे विच लगाएंगे। द पेन विच कॉस्ट्स मोर देन यू कैन अफोर्ड अलाउज यू टू राइट इन स्पेस, है ना। हु के जगह यहां पर आएगा विच। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एरर है, रॉन्ग यूसेज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन इन पार्ट 4। तो डी आंसर यूड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल। The policeman asked many people, but no one was knowing how the accident happened. पुलिसमैन ने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। हिंदी में जब आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हो तो पता चलता है कि पुलिसमैन ने पूछा, ये आस्क्ड है V2 फॉर्म में, बहुत सारे लोगों से पूछा, मेनी पीपल, लेकिन नो वन वॉज नोइंग। नाउ किसी को भी ये नहीं पता था कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड। हैपेंड भी V2 फॉर्म में है, ये भी चलेगा, लेकिन किसी को भी इस बात का पता नहीं था। बात पता नहीं होना, ये भी तो एक्शन पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में ही आएगी ना, कंटिन्यूअस में क्यों लिखेंगे। वॉज नोइंग जो है ये पास्ट कंटिन्यूअस में गलत बन जाता है, तो यहां पर आ जाता है ओनली न्यू। नो वन न्यू हाउ द एक्सीडेंट हैपेंड, किसी को ये बात नहीं पता थी। सही बात है। और ये कॉग्निशन वाला भी वर्ब है, कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, बात नहीं पता होने की क्रिया चल नहीं रही है, इट इज नॉट अ कंटिन्यूअस एक्शन, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस में लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, है ना। वो भी एक लॉजिक है, उससे भी आप आंसर यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। तो अगेन एरर जो है वो हमें कहाँ मिलता है, पार्ट 3 में मिल जाता है, वॉज नोइंग का बनता है न्यू। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है एरर स्पॉटिंग का,
फिर इसके बाद हम लोग क्लोज टेस्ट करेंगे, आखिरी सवाल करेंगे। The same set of the facts can be tailored to fit any preconceived belief। अब ये सेंटेंस पढ़ के तो सही लगता है, नो एरर के साथ बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन इसमें एरर है आर्टिकल का। पहले ही पार्ट में एरर है। ये जो फैक्ट्स के पहले आने वाला द है ना, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। इट इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। द सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, द सेम सेट ऑफ द फैक्ट्स नहीं, ओनली फैक्ट्स। आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन बी टेलर्ड टू फिट एनी प्री कंसीव्ड बिलीफ, है ना। सो ऑप्शन नंबर द, यहां पर आर्टिकल द जो है उसको हटा के हम लोग यहां पर सही आंसर मार्क कर सकते हैं। तो ये पांचवा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आर्टिकल के वजह से, लेकिन 5 में से 5 डुएबल है, आराम से बन सकते हैं। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आखिरी सवाल है क्लोज टेस्ट। 5 फिलर्स हैं, फटाफट से बताइए क्या होगा पहले फिल इन द ब्लैंक में आंसर। In what appears to be the dash episode in recent times of migrant deaths associated with dangerous border crossings into the United States, the bodies of at least 53 people were dash। 53 लोगों की बॉडीज पाई गई है यूएस के अंदर क्रॉस करने की कोशिश करते समय, डेंजरस बॉर्डर क्रॉसिंग करते समय, है ना, माइग्रेंट्स की डेथ हुई है। और ये एपिसोड कैसा है? थर्स्ट एपिसोड नहीं है, प्यासा प्यासा या प्यास से रिलेटेड नहीं है। बर्स्ट एपिसोड नहीं, बर्स्ट यानी कि फटना। हर्स्ट नहीं, स्किल्ड एपिसोड नहीं, वर्स्ट एपिसोड। वर्स्ट यानी कि सबसे बुरा एपिसोड, द वर्स्ट एपिसोड ऑफ डेथ्स, माइग्रेंट डेथ्स, है ना। बहुत ही सिंपल फिलर था ये वाला। आगे बढ़ते हैं, सेकंड फिल इन द ब्लैंक। इसका आंसर बताइए क्या होगा। टेक्सास नाम का जो स्टेट है, यूएसए मेक्सिको बॉर्डर पे है, उस स्टेट में सैन एंटोनियो नाम का जो शहर है, वहां पर एक ट्रैक्टर ट्रेलर अबैंडन पाया गया। अबैंडन यानी कि कोई था नहीं वहां पर। और उस ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर 53 लोगों की डेड बॉडीज पाई गई, है ना। सो 53 पीपल, डेड बॉडीज ऑफ एटलीस्ट 53 पीपल वेयर डैश। तो इन डेड बॉडीज को क्या किया गया? टेम्पर करना, टेम्पर नहीं किया। विदर नहीं, मैनर्ड नहीं, ऑनर नहीं किया गया, रिकवर किया गया। द बॉडीज वेर रिकवर्ड फ्रॉम दैट प्लेस, है ना। तो उस जगह से 53 डेड बॉडीज को रिकवर कर दिया गया। ठीक है, 5 आंसर इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, तीसरा फिलर, इसके बारे में बताइए क्या होगा आंसर। आई होप आप सब लोगों ने स्कोर नोट डाउन कर दिए हैं अपने अपने, है ना। कितने आंसर्स करेक्ट हुए, कितने आंसर्स गलत हुए। सेल्फ एनालिसिस इज द की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Reports suggested that the migrants dash from Mexico, Honduras, Guatemala and El Salvador। ये सारे कंट्रीज हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो ये जो माइग्रेंट्स थे वो इन सारे देशों से बिलोंग करते थे, है ना। प्रिवेलिंग नहीं, प्रिवेल का मतलब होता है जो अभी तक चल रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है ना। रिटेलिंग नहीं, ये बिजनेस से रिलेटेड वर्ड है। ट्रेलिंग का मतलब है पीछे छूट जाना, ट्रेल करना। और इंडल्जिंग का मतलब है अपने आप को किसी एक्टिविटी में इंडल्ज करना, इन्वॉल्व करके ले लेना। तो यहां पर आएगा हेलिंग। हेलिंग का मतलब होता है कमिंग फ्रॉम। किसी जगह से अगर कोई आता है ना, ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस, ही कम्स फ्रॉम दैट प्लेस, या बिलोंगिंग फ्रॉम, है ना। आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन महाराष्ट्र, ऐसे हम बोलते हैं। सो दे वर ऑल हेलिंग फ्रॉम मेक्सिको, हॉन्ड्यूरस, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर एक्सेट्रा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। लास्ट फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। आखिरी फिलर नहीं, फोर्थ फिलर पे आते हैं। चौथा फिलर यहां पर क्या होगा आंसर बताइए। सेकेंड लास्ट फिलर है।
और उनकी मौत कैसे हुई? डाइड फ्रॉम एक्सट्रीम हीट टेम्परेचर्स इनसाइड द ट्रक। ट्रक के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया एक्सट्रीम हीट के वजह से, और उस टेम्परेचर के वजह से उनकी मौत हुई, हीट वेव के वजह से। The Dash episode highlights yet again the perils faced by those seeking asylum or better economic prospects in the US. क्योंकि उनके खुद के कंट्रीज में बहुत बुरे हालत है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, तो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए यूएस में आने की कोशिश ये करते हैं। लीगली तो नहीं आ सकते क्योंकि शायद उतना पैसा नहीं है, शायद उतने डॉक्यूमेंट्स नहीं है, है ना, इसलिए चुप चुप के अंदर आने की कोशिश करते हैं। ऐसे ट्रक्स में, चारों तरफ से उन ट्रक्स में जो सूखी घास होती है वो भरी जाती है, और उस सूखी घास के अंदर लोग जो है चिपके आ जाते हैं, है ना। तो ये जो एपिसोड है, कैसा एपिसोड है? दिस ग्रिम एपिसोड। इट इज़ नॉट अ वेरी हैप्पी एपिसोड ना, ग्रिम है, ग्रिम का मतलब सैड। इतने सारे लोगों की मौत हुई है, दुखद बात है। इट इज़ अ ग्रिम एपिसोड। ग्रिम का मतलब है सैड। इंटरिम का मतलब होता है नॉट फाइनल, समथिंग विच इज टेम्पररी, है ना। परमानेंट कोई चीज जो है वो मिलने से पहले बीच में टेम्पररी जो सेटलमेंट किया जाता है उसको इंटरिम कहते हैं। ब्रिम का मतलब होता है फिल्ड विथ, किसी चीज को पूरी तरीके से भर दिया है, ग्लास को पूरा पानी से भर दिया है टॉप तक, फिल्ड इट द ब्रिम कहते हैं। ट्रिम तो पता ही है आपको, काटना, जैसे घास अगर उगती है तो उसको ट्रिम करते हैं लोग, अपने बालों को, दाढ़ी को ट्रिम करते हैं, है ना, वैसे। एंड स्क्रिम मीन्स ए थिंग दैट कंसील्स और obscures समथिंग, किसी दूसरी चीज को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए या ऑब्सक्योर करने के लिए जो यूज किया जाता है उसको स्क्रिम कहते हैं, है ना। यस, तो द राइट आंसर इज ग्रिम एपिसोड। आगे बढ़ते हैं, पांचवा और आखिरी फिलर यहां पर, बताइए क्या होगा आंसर। पेरिल्स का मतलब होता है डेंजर्स, खतरे। तो ये जो बहुत ही सैड एपिसोड हुआ, ये हाईलाइट करता है फिर से, येट अगेन, यानी कि फिर से, कि कितना डेंजर फेस करते हैं ये लोग जो असाइलम सीख करना चाहते हैं या बेटर अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में यूएस में आने की कोशिश करते हैं, हु कम अप डैश द कंट्रीज इमिग्रेशन पॉलिसीज। और कंट्री के यानी कि यूएस के इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ ये फाइट होती है ना उनकी, यस और नो। सो दे आर अगेंस्ट द पॉलिसीज। अमिड्स नहीं, अमिड्स का मतलब किसी के बीचों बीच, अमंग, अमिड्स, ये सिमिलर वर्ड्स हैं। एब्सर्डेस्ट नहीं, एंड रिजिबल नहीं आएगा, क्योंकि रिजिबल का मतलब है प्रोवोकिंग लाफ्टर बाय बीइंग ल्यूडिक्रस, जो बहुत ज्यादा ल्यूडिक्रस है, रिडिक्यूलस है, और उसके वजह से हंसी आती है कि कितना घटिया सोल्यूशन है, कितना घटिया तुम ये दे रहे हो, रिजिबल। इन मराठी वी कॉल इट हास्यास्पद। सो द राइट आंसर इज अगेंस्ट। अगेंस्ट के साथ जो लोग गए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड गाइज, ऑल ऑफ यू। 5 में से 5 अगेन डुएबल है यहाँ पर, क्लोज टेस्ट के अंदर भी, नथिंग डिफिकल्ट एज सच। So that was our session for today. I hope you guys enjoyed the lecture. I hope you guys understood each and every question, understood the explanation to each and every question. And before concluding, just a reminder again, these are the free master classes that happen every Monday to Friday. हफ्ते में 5 दिन शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे भी ये सेशन होगा। टारगेट बैंक एग्जाम्स 2024। जुड़िएगा सब लोग। प्ले स्टोर में जाके आपको बस ऐप डाउनलोड करना है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ये ऐप है, एप्पल स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में जाके सर्च करना है टारगेट बैंक एग्जाम्स 2024। इसके अलावा दिस इज आवर कॉम्प्रिहेंसिव टेलीग्राम ग्रुप @टेक्स्टबुक बैंकिंग। इस आईडी को सर्च कर सकते हैं या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे हमारे टीचर्स एक जगह पर मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग आपको पीडीएफ्स भी मिलेंगे, डाउट्स एंड डिस्कशंस भी यहीं पर होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे पेड बैचेस में आप एनरोल करना चाहते हैं तो कूपन कोड का इस्तेमाल करें, KAUSTUBH। दिस इज माय कूपन कोड, और ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देगा हमारे पेड सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक, इसमें जाके एनरोल करना है, तो आपको सारे के सारे कोर्सेस एक साथ मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट, पीडीएफ्स, एवरीथिंग एट वन प्लेस। तो एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके पूरे बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। सो इसके डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। एंड सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सब लोग। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोज हु आर न्यू, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।
सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अभी हम लोग मिलते हैं 2 बजे मेंस की क्लास में, सेम चैनल पर हम लोग 2 बजे मिलते हैं मेंस के सेशन में। सो ऑल ऑफ यू प्लीज ज्वाइन इन दैट सेशन एज वेल। Okay, that's all from my side for today. Thank you so much all of you for joining and watching, and I'll see you again in the next class. Till then, take care, bye bye, have a good day.